हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत दिन से कोई वीडियोस नहीं मिली होंगी आप लोगों को। ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगा कि अभी हम लोग रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करें। तो हम लोग पीजीटी 2000 के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। कम टाइम के हम लोग कुछ ही क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, ये डिपेंड करता है कि जो कॉन्सेप्ट है कैसा है। अगर थोड़ा सा लेंदी कॉन्सेप्ट होगा तो हम कम क्वेश्चन ले पाएंगे। और मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं केवल। मैं कोशिश करूंगा कि अगर हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन को भी हम लोग टैकल कर सकें, यानी इतनी इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है आपका, the method used for obtaining highly pure silicon is, मीन्स कि आपको ये बताना है कि हमें प्योर सिलिकॉन को ऑब्टेन करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है, या हम कौन से मेथड का यूज करते हैं प्योर सिलिकॉन को obtain। अब यहाँ पे समझिएगा, जितने भी आपके सेमी कंडक्टर्स होते हैं, कौन से कंडक्टर? सेमी। अब सेमीकंडक्टर्स आपके कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि जर्मेनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा। इन सभी के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? जोन रिफाइनिंग मेथड। ठीक, जोन रिफाइनिंग मेथड को ही हम लोग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा मेथड बोलेंगे? जोन रिफाइनिंग मेथड को फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड के नाम से भी बोला जाता है। और सेमी कंडक्टर्स को के प्योरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं? इन इसी मेथड का यूज करते हैं। अब ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बट क्या है कि कुछ और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो फैक्ट्स भी हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो जिसमें एक आता है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक लिटिक मेथड जो होता है, इससे जनरली आप कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, निकिल का और जिंक, यानी कि ये आपकी मेटल्स हैं, जिसमें से आपका एटॉमिक नंबर ये 29 है, ये 28 है, और ये 30 है, ये आपका 47 है, और ये आपका 79 है। ठीक है, तो आप जनरली याद रख सकते हैं क्या है कि 28, 29, 30, यानी 28, 29 और 30 एटॉमिक नंबर वाले, और फिर सोना चांदी। ठीक, सोना चांदी, सोना मीन्स कि आरएम आपका 79 गोल्ड हो जाएगा एंड सिल्वर 47 हो जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक मेथड काफी यूजफुल है और पॉपुलर भी है। आगे अगर आप बात करेंगे तो एक होता है वेप वेपर फेज, वेपर फेज मेथड। तो वेपर फेज मेथड जो होता है, इसमें आप टाइटेनियम, जर्कोनियम और निकिल का प्योरिफिकेशन करते हैं। जिसमें से टाइटेनियम और जर्कोनियम जो है, इसके लिए जो हम वेपर फेज मेथड यूज करते हैं, इसका एक नेम मेथड होता है पर्टिकुलर, जिसको हम बोलते हैं वॉन आर्केल। ठीक, ये इस नेम से पूछा जाता है कि जर्कोनियम के प्योरिफिकेशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो वहां पे आपको जनरली वेपर फेज ऑप्शन में नहीं होगा, वहां पे वॉन आर्कल मेथड में होगा। और निकिल के लिए जो यूज होती है वो मॉन्ड प्रोसेस यूज होती है। बहुत बार पूछा जाता है मॉन्ड्स प्रोसेस। ठीक है, तो ये एक बात और हो गई। आगे हम चलेंगे तो क्रोमैटोग्राफी,
देखिए, मेथड बहुत सारे होते हैं प्योरिफिकेशन के, बट मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जहां से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर किए होंगे तो ये आपको पता होगा। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी में चलेंगे तो एक आता है इसमें आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एक चीज होती है, और इसका यूज हम जनरली लेंथेनॉइड्स के लिए करते हैं, यानी कि लेंथेनाइड्स के सेपरेशन के लिए। सेपरेशन is for the separation of lanthanides, ionic ion exchange chromatographic method is used। फाइन, आगे चलेंगे तो एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मेथड या फिर इसको आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड बोल। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड जनरली इससे यूरेनियम एंड प्लूटोनियम का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी प्योरिफिकेशन करते हैं। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम के प्योरिफिकेशन के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज किया जाता है। लैंथेनाइड्स के सेपरेशन के लिए आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। वेपर फेज मेथड टाइटेनियम, जर्कोबियम और निकल के लिए यूज किया जाता है। इसमें से टाइटेनियम और जर्कोबियम के लिए वॉन आर्केल मेथड यूज होता है, और निकल के लिए मॉन्स प्रोसेस भी यूज होती है। ये बहुत बार पूछा जाता है। देन इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, हम निकल के लिए इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का भी यूज करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में आएंगे। अच्छा, कॉपर के लिए आप याद करो एक पोलिंग मेथड भी यूज होता है, वो भी होता है। ठीक है, तो वो भी एक प्योरिफिकेशन का मेथड है, पोलिंग मेथड। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, निकिल, जिंक, इन इनके प्योरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोलिटिक मेथड का यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर अगर हम आएंगे तो यहाँ पे था प्योर सिलिकॉन के लिए जोन रिफाइनिंग मेथड, यानी ऑप्शन भी हमारा सही हो। तो उम्मीद करते हैं कि अगर प्योरिफिकेशन मेथड से रिलेटेड जहां से अक्सर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सारी चीजों को हम लोगों ने देख लिया है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप जरूर उसको सही कर पाएंगे। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 25 डिग्री सेल्सियस द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज शोन बाय 1 m सॉल्यूशन ऑफ। तो अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको 1 m दे दिया है, टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस, जनरली आप इसको रूम टेम्परेचर बोलते हो, और यहाँ पे बात करी गई है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आप कैसे फाइंड करोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चूंकि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, जो हमारे यहाँ पे कंपाउंड्स गिवन है उन पे डिपेंड करती है। वो कंपाउंड्स कैसे हैं, डिसोसिएट होने वाले हैं या फिर एसोसिएट होने वाले हैं, या फिर ना उनका डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन होगा। और यहीं से एक चीज आती है जिसका नाम है वान हाफ फैक्टर। वान हाफ, और इसे हम वांट ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, अगर आप CaCl2 है, CaCl2 को अगर आप वाटर में डाल दीजिए तो ये Ca2 प्लस एंड +2Cl माइनस में स्प्लिट हो जाएगा, यानी 2 आयन यहाँ का और एक यहाँ पे, ये 3 आएगी। तो आई की जो वैल्यू आई वांट हाफ फैक्टर वो 3 हो जाएगी। ऐसे ही आप KCl के लिए अगर देखो तो ये K प्लस एंड Cl माइनस में स्प्लिट होगा, मीन्स आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी। एंड ग्लूकोज, इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, एंड आल्सो यूरिया, इसका भी डिसोसिएशन नहीं होगा, मीन्स द वैल्यू ऑफ आई फॉर द ग्लूकोज एंड यूरिया विल बी 0। ठीक, तो अब आप एक बात को समझिए, आई की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज्यादा होगी, आई की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी उसके लिए ज्यादा हो जाएगी। मीन्स CaCl2 के लिए आई की वैल्यू ज्यादा है, तो यही इसके लिए ही ऑस्मोटिक जो है वो हाईएस्ट मीन्स
अब हम लोग एक काम करते हैं, अगर वांट हाफ फैक्टर से रिलेटेड कुछ चीजें जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर कुछ और चीजें देख लें तो मे बी आज यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड पूछा है, इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो वो भी आप अच्छे से कर पाओ। देखिए यहाँ पे बात आई वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ फैक्टर को आप आई से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आई की वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर एक, बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर आई की वैल्यू बढ़ती है तो एक क्वेश्चन आपने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, बढ़। दूसरी बात यहाँ पे एक आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन होगा वो भी बढ़ जाएगा अगर वन हाफ फैक्टर की वैल्यू बढ़ती है। तीसरा है डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी बढ़ जाएगा। यानी आई की वैल्यू अगर बढ़ती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सबकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और एक चीज आती है वेपर प्रेशर, डोंट बी कंफ्यूज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। वेपर प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो आई के साथ बढ़ रहा था, बट वेपर प्रेशर क्या होगा, आई के बढ़ने से डिक्रीज करेगा। अगर आप ये चीजें समझ रहे हैं, इसको आप ये एक छोटा सा चार्ट ध्यान में रखते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि क्वेश्चन आपको मिलेंगे थोड़ा सा लेंदी लैंग्वेज के हो जाते हैं, बड़े शब्दों के हो जाते हैं, बट क्या है कि वो बहुत इजी रहते हैं, बस खाली आप उनको एक बार देखो, आई फाइंड करो और फटाक से सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन आते हैं। होप कि ये आपको दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। हम लोग आगे से फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम लोग अच्छे से पढ़ते रहिए।